हेलो, नमस्कार साथियों। इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों का जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं उसमें कुछ टॉपिक हैं। जैसे आपका हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपके चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। इसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम लोग कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे हम कई टॉपिक लिए हैं, तो जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे 5-6 चैप्टर हम एक में इंक्लूड करके उसको बना दे रहे हैं। फिर 5-6 चैप्टर उसको इंक्लूड करके एक में बना देंगे। फिर 2-3 चैप्टर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो थोड़ी सा लंबा है, उसको एक में करके बना देंगे। यानी कि 2-3 वीडियो में आपका जो पूरा प्रारंभिक शिक्षा के नए प्रकाश उसको हम ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद आपका एक अगला जो आएगा आपका भारतीय वर्तमान समाज वाला, उसको भी ख़त्म कर देंगे ऐसे ही 2-3 वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, चलिए अब हम जो क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखिए हम 3 प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला है आपका, पहली आपकी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आई थी वह आपकी आई थी 1968 में आई थी। और यहाँ के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे आपके इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फिर इसके बाद जब सेकंड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो आपके 1986, जो हम लोगों को यही पढ़नी है। उस समय थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। लेकिन इस समय NEP यानी कि नई शिक्षा नीति आपकी आ गई है, जो 2020 में आई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 1986 का NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह किस लिए आया नेशनल, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि कोई भी शिक्षा का जब नीति आता है तो वह क्यों आता है? वह इसलिए आता है क्योंकि शिक्षा में सुधार करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ उस टाइम वह चीज़ अच्छी थी, लेकिन अब मॉडर्न युग में कुछ चीज़ें जो है संशोधित होती है, कुछ चीज़ें नई बदलती है, तो उसको और इंक्लूड करने के लिए जो है हमें संशोधन करना पड़ता है या नई शिक्षा नीति बनाना पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या गया, पहला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, इस NEP में महिला सशक्तिकरण तथा वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका यही बन जाता है कि 1900 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या हुआ था 1986 में, इस शिक्षा नीति में जो है महिलाओं का सशक्तिकरण तथा वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक, यानी कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि महिलाओं को साक्षर होना है। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है 1986 की इस नीति में विज्ञान तथा IT सेक्टर की भूमिका पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब वैसे कहने का मतलब विज्ञान क्या हुआ कि उस समय जो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको इंक्लूड किया गया प्राइमरी या प्राथमिक बच्चों के लिए, तथा IT सेक्टर में जैसे आपका मान लीजिए कि दूरसंचार हुआ, है ना, दूरसंचार हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, ये सब जो IT सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं वो पहले नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इनको भी जो है एजुकेशन में लागू कर दिया गया। क्योंकि जो है आजकल जो आप देख रहे हैं सारा कुछ चीज़ जो है, सारा कुछ सिस्टम, चाहे वो एजुकेशन हुआ, चाहे वो कोई कार्य हुआ आपका, सारा कुछ दूरसंचार या मोबाइल फ़ोन या नेटवर्किंग से सारा कुछ क्या हो जा रहा है, कनेक्टिंग होता हुआ चला जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार जो है लाना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आपका अगला बनता है आपका 1986 के IT सेक्टर वाला हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है, इस नीति में पिछड़े तथा दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर बल दिया गया तथा विकलांग बच्चों के लिए नई नीतियाँ भी बनाई गई। अब देखिए, अब जैसे इसमें क्या किया गया, केवल 1886 का जो शिक्षा नीति है, जो 1986 का, केवल क्या किया गया, शिक्षा में केवल वो सुधार किया गया, नया नवाचार उसमें डाल दिया गया कि ऐसे करना चाहिए। जैसे विकलांग बच्चों के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है, कैसे जो है बच्चों को जो है विकलांग बच्चों को कैसे जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में जो है बताया गया। तथा पिछड़े तथा दलित वर्गों को जो है एकदम उनको भी शिक्षा देना चाहिए, वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें, इन सब चीज़ पर बल दिया गया। बस एकदम ऐसे ही बना के लिखना, सारा कुछ सही होगा आपका। ठीक ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रटने से क्या होता है, भूल जाता है। अगला पॉइंट आपका है, सभी गरीब अमीर पिछड़े तथा सभी बच्चों को समान अवसर मिले। इस नीति में क्या बताया गया है
कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी बच्चों को क्या शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। इसके बाद अगला है, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना होगा जिससे अध्यापक सामान्य बच्चों के साथ और आसानी से पढ़ा सकें। तो शिक्षक क्या करना है, उनको भी शिक्षण प्रदान करना है जिससे वो सामान्य बच्चों के साथ जो है आसानी से पढ़ा सकें। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है, इस नीति के अनुसार 10+2+3 शिक्षा नीति जो है शिक्षा संचार में यानी कि संरचना लागू की गई। कैसे 10+2+3 का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले बच्चा 1 से लेकर 10 तक पढ़ेगा, इसके बाद फिर वह 10+2 नहीं आता, कक्षा 12 तक फिर पढ़ेगा, फिर इसके बाद 3 साल फिर वो ग्रेजुएशन करेगा यानी कि BA करेगा, चाहे वो BSc करेगा। यह जो है शिक्षा नीति क्या थी, यह एक संरचना थी, कैसे बच्चा जो है किस किस स्तर पर कैसे कैसे पढ़ेगा। ठीक। अब देखिए हम क्या किए हैं, देखिए एक चार्ट में हल्का सा क्या किए हैं, देखिए ये चीज़ बना दिए हैं कि NEP 1986 में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या दिया गया है, महिला सशक्तिकरण दिया गया है, बच्चों को समान एकदम शिक्षा मिलनी चाहिए, SC ST पर एक अतिरिक्त छूट दिया होना चाहिए यानी कि उनको इस स्पेशल जो शिक्षा देना चाहिए, विकलांग लोगों को भी शिक्षा अच्छे से दिया जाना चाहिए, उन पर भी बल देना चाहिए, कोई भी विकलांग बच्चा गांव में बचना नहीं चाहिए, उनको भी लाकर एडमिशन करवाना चाहिए, उनको भी जो है पढ़ना मतलब जो शिक्षा देना चाहिए। इसके बाद IT सेक्टर और साइंस पर भी बल दिया गया है तथा 14 वर्ष के सभी जो है बच्चों को, 14 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। ठीक। ये सब बातें जो है 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ये पॉलिसी में जो है ये इंक्लूड किया गया है। ठीक। बस यही सब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको पॉज करते हैं क्योंकि जो है हमें समझ से एक ही पेज में हम काउंट किए हैं और हम पेज ले लेते हैं जो अगला टॉपिक है। चलिए इसके बाद आपका अगला आ जाता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। यह भी आपका एक चैप्टर है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए 1986 के बाद फिर और एक बार थोड़ी सी संशोधित हुई, तो उसमें क्या किया गया इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो 1992 ईस्वी में कई संशोधित नीतियाँ बनाई गई। एकदम सिंपल सी बात है, एक लाइन ऐसे लिखेंगे, जैसे 10+2+3 को राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता तथा नवोदय विद्यालय की स्थापना आदि पर बल दिया गया। इस नीति को राममूर्ति शिक्षा नीति भी कहा जाता है। तो जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछेगा तो हम यही पॉइंट लिख देंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1986 का शिक्षा नीति में जो बल दिया गया है वही बल आपका 1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बल दिया गया है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा जो चेंजिंग है उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इसमें दिया गया है प्राइमरी शिक्षा को सभी तक पहुँचाना है। जो प्राइमरी की शिक्षा है 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को, वो सभी तक शिक्षा जो क्या करना है, पहुंचाना है। इसके बाद दूसरा है स्वरोजगार केंद्रित एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया गया। अब जैसे देखिए स्वरोजगार केंद्र का मतलब ये है एवं कौशल का मतलब ये है कि बच्चों को कुछ ऐसे भी ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वह आगे चल के अपना रोजगार भी कर सकें और उनके अंदर कौशल विकसित हो। ठीक है, स्किल। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है, इस ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन या जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अधिक व्यापक बनाया गया। इसमें प्रत्येक विद्यालय में 3 कमर तथा 3 अध्यापक उपलब्ध कराए गए। अब देखिए, अब विद्यालय में 3 जो है कमरे अति आवश्यक है। कम से कम आपका जब कक्षा 1 से 5 तक जब क्लास चलेगा तो कम से कम 3 कमरे आपकी ज़रूरी हैं। 3 कमरे कैसे जरूरी हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके कक्षा 1 और कक्षा 2 वाले आपको एक कमरे में कर दिए, अब और 2 और 3 वाले एक कमरे में कर दिए, सॉरी मान लीजिए 1 वाले और 2 वाले। इसको हम थोड़ा सा एक बार इरेज कर देते हैं। फिर जैसे देखिए 1 वाले और प्लस 2 वाले, ये आपके एक कमरा में हो गया, और 2 वाले प्लस 3 वाले ये आपके एक कमरे में हो गए। इसके बाद आपका जो
एक सेकंड, यहाँ पे देखिए बार बार हम 2 लिख देना, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, ठीक। और एक कमरा आपका जो बनता है 5 वाला, कक्षा 5 वाला, इसमें एक टीचर हो जाएंगे, इसमें एक टीचर हो जाएंगे, इसमें एक टीचर। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इन 3 टीचर में एक टीचर महिला भी होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? महिला होना आवश्यक है, ठीक। चलिए, आप देखे होंगे कि हर किसी जो प्राइमरी विद्यालय में एक महिला जरूर से जरूर होगी, कोई ना कोई। चलिए, इसके बाद अगला आपका बनता है 1992 ईस्वी की शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया कि आधिकारिक माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है मुक्त शिक्षा पर भी बल दिया गया है ना। तो यानी कि बस क्या किया गया है, जैसे जो चीज़ 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वही चीज़ सेम बस ऐसे है कि इसे जो राम मूर्त की अध्यक्षता में ये चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो है संशोधित किया गया था। तो बस सेम चीज़ उसी प्रकार जैसे 1986 में बल दिया गया जो जो चीज़ों पर कि बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या क्या उनको जो उपलब्धता होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को बस 1992 में ऐसे ही इंक्लूड कर देंगे, ठीक। इसके बाद आपका अगला आता है यशपाल समिति 1992 से 1923। अब ये यशपाल एक प्रोफेसर थे। देखिए यशपाल समिति क्या होता है, विद्यालयी विद्यार्थियों को शैक्षिक भार को कम करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1992 एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिससे प्रमुख यशपाल समिति को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इसे ही यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति में एनसीईआरटी द्वारा और सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्या किया गया, एनसीईआरटी द्वारा तथा सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम को अच्छे से क्या किया गया, यानी कि निरीक्षण किया गया। फिर अंत में 15 जुलाई 1993 को यह आयोग ने भारत सरकार को बोझ रहित जो है शिक्षा बोझ रहित अधिगम शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब जैसे देखिए इस बात को समझिए एक स्टोरी के माध्यम से। यशपाल जी कहते हैं कि जो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चों को बोझ ना हो। बोझ का मतलब क्या है, अब जैसे बच्चे जाते हैं 8-10 किलो का जो है क्या होता है, उनके पीछे बैग होता है पीठ पे, तो उनका कंधा क्या करता है, दर्द करने लगता है। अब हम लोग जैसे पहले जाते थे तो हम लोग कंधा खूब दर्द करता था शाम को आते थे जब बैग लेके, क्योंकि हम क्या करते थे, जितनी बुक है वो और जितनी कॉपी सब भर के लेके जाते थे बैग में, और सब भर के लेके जाते थे। पैदल जाते थे, एकदम पूरा कंधा दर्द करने लगता था। लेकिन इसी जो है नीति के कारण जो है 1992 यशपाल समिति के कारण उस समय जो संशोधन करके मतलब बताया गया कि जो है बच्चों को जो है शिक्षा में जो है वो जो मतलब बोझ वाला मामला ना हो, यानी कि शिक्षा उनको बोझ ना महसूस हो। और तथा और किस किस बात पे ध्यान दिया गया है, चलिए हम आगे एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया कि शिक्षा के बोझ कम करने का उपाय कैसे कैसे कम उपाय किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर बल दिया गया। पहला पॉइंट है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला के स्तर पर शिक्षा की समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे स्कूल का निरीक्षण कर सकें अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीएससी बना है ना, बीएससी आप लोग क्या करते हैं प्राइमरी विद्यालय पे, वो क्या करते हैं, एक अधिकारी होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, वो जाते हैं विद्यालय पे चेक करते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। जैसे कहने का मतलब जो बच्चों को बुक मिलती है स्कूल से, उन्हें जो है घर ले जाने के लिए ना दिया जाए, बल्कि वो विद्यालय में ही दे दिया जाए, फिर पढ़ के फिर वहीं बच्चे रख दें। और जब बुक वहीं पे पढ़ के वहीं रख देंगे तो घर से आने जाने में क्या होगा, आसानी होगा ना, तो बोझ नहीं होगा। इसके बाद बच्चों को रोज़ किताबों को घर ना ले जाने की क्या करना चाहिए, सलाह दी जाना चाहिए, तथा जो है ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि बच्चों को घर किताब नहीं ले जाना है, यहीं पे पढ़ना है। इसके बाद यहीं पे लाइब्रेरी में बुक जो है सभी लोगों को रख देना है, जिससे बच्चों को जो है बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्राथमिक बच्चों को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा,
जैसे अब बच्चा खेलने की उसकी उम्र है, अब उसको इतना गृहकार्य दे दिया जाएगा। वैसे भी घर में मम्मी पापा डांटते हैं, इतना ज़्यादा खेलने नहीं देते हैं बच्चों को। तो कम से कम जब गृहकार्य नहीं दिया जाएगा तो कम से कम घर पे खेलेगा तो उसका मानसिक विकास तो होगा। अब तो लोग मोबाइल में जो है बिजी रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, पहला ऐसा नहीं, पहले जो बच्चे खेलते थे जो है उनका जो क्या होता था, शारीरिक विकास भी होता था, ठीक है। क्योंकि कहा गया कि शिक्षा जो है केवल जो है ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उसके सर्वांगीण विकास का जो है बल दिया गया। इसीलिए प्राइमरी शिक्षा पे बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रमों में आसान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या करे, समझ में आए। पता लगे आप खूब तगड़ी हिंदी बोल रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपका वो पढ़ाने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा बोलिए बल्कि उनकी मातृभाषा में जो है बताइए। अगर वो हिंदी भाषा जानते हैं बच्चे तो हिंदी भाषा में बताइए, भोजपुरी में जानते हैं तो भोजपुरी में बताइए, अवधी में जानते हैं तो अवधी में बताइए। यही कहा जाता है कि मातृभाषा, यानी कि जिस भाषा में बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मातृभाषा पर बल दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट आपका, बच्चे के बैग का कुल भार लगभग 4 किलोग्राम तक ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आप बुक जो है निकाल देंगे, बुक ले जाने नहीं देंगे घर पे बच्चों को, तो क्या उनके पास केवल कॉपी बचेगी 2-4, इसके बाद जो है पेंसिल, कटर, रबड़, यही सब उनके पास रहेगा। तो क्या होगा, भार नहीं रहेगा, बच्चा बिल्कुल आराम से चला जाएगा। इसके बाद अगला आपका, बच्चों को रटने पर कम बल दिया जाना चाहिए बल्कि उनको नई नई क्रियाकलाप से, प्रयोग से, चीज़ों को जैसे प्राकृतिक से जोड़ के और उनके वातावरण में जो चीज़ें हो उससे रिलेट करके चीज़ें क्या करनी चाहिए, बताना चाहिए। ना कि किताबी ज्ञान देना चाहिए बल्कि रटाना नहीं चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको मतलब मानसिक विकास को, समझ को विकसित करना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कोई उदाहरण आप दे दिए, x + y + z बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो उनको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। उनको बताइए ये देखिए 1 उंगली है, ये 2 उंगली है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब मिलाएंगे तब बच्चा बोलेगा 2 उंगली और 1 उंगली, जोड़ेंगे कितना उंगली हो जाएगा, 3 उंगली। तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, बल दिया गया, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा ना अच्छे से, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बनता है अगला चैप्टर आपका बनता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे या तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCF 2005। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि जो है उनको अच्छे से समझ में आए। यह प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह चीज़ें तैयार की गई। यह भी किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अब उसमें क्या किया गया, इम्पॉर्टेंट है एकदम बिल्कुल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं। अब 5 मार्गदर्शी सिद्धांत आपको ये रट लेना है। क्यों रट लेना है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत को लिखिए। आपका 2 नंबर में यानी कि लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। ये आपका CTET टेट मतलब सब जगह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अब जैसे देखिए कहने का मतलब वही बात है, किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जो उनका बाहरी जीवन से, जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण आप दे रहे हैं ताकि वह बच्चा उसके अगल बगल उस चीज़ के बारे में जानता हो। जैसे आप मान लीजिए पेड़ का ही उदाहरण दिए, तो अब क्या किया आपने, बताया ये आम का पेड़ है, तो बच्चा बोलेगा हाँ आम का पेड़ है। तो आप बोलेंगे हाँ उनमें देखिए पत्तियाँ हैं, तो बोलेगा बच्चा हाँ। तो आप कहेंगे कि पत्तियाँ क्यों हरी होती हैं, क्यों हरी ही होती हैं, तो आप बताएंगे हरित लवक के कारण, इसी कारण जो है इसी से अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रकार हम लोग भोजन बनाते हैं। तो क्या करना, ऐसा उदाहरण देना है जो उसको समझ में आए, उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए, ना कि केवल किताबी ज्ञान कीड़ा ना बनाया जाए बच्चों को, ठीक है। और अन्य उदाहरण से भी जो उनके आरी बगल यानी कि जो देखे होते हैं बच्चे, ठीक है, जिससे उनको समझ में आ जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपको
पढ़ाई को रटंत प्रणाली यानी कि रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी कि जैसे नहीं होता किताबी ज्ञान, यानी कि पूरा केवल बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, बल्कि वो कैसे हुआ और अन्य विधियों से, शिक्षण सूत्र के माध्यम से, आगमन निगमन विधि से बच्चों को क्या करना चाहिए, और भी तमाम प्रकार के शिक्षण सूत्र, उन सब का प्रयोग करके जो है, और क्रियाकलाप विधि द्वारा उनको क्या करना चाहिए, प्रयोग करके दिखाना चाहिए कि देखिए ये बच्चों ऐसे होता। ना कि जैसे नहीं दिया रहता कि रेनबो इंद्रधनुष बनता है ना सप्तरंग से, तो बल्कि उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे करके दिखाना चाहिए, है ना, तब बच्चों को अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं है कि बुक के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चों को कौन सी बुक समझ में आती है, कौन सी उन्हें बुक उस समय, आज हिंदी पढ़ने का मन कर रहा तो उन्हें हिंदी ही पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि उनको तब आप इंग्लिश पढ़ाएं। अगर बच्चों को गणित पढ़ने का मन कर रहा है तो गणित ही पढ़ाइए। यही जो है, जो क्या किया गया, बाल केंद्रित का मतलब यही होता है कि बालक को ध्यान में रख के उस चीज़ को जो है हमेशा बताना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका अगला है, आपका परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना चाहिए, जिससे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। अब देखिए, परीक्षा को लचीलापन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हमेशा हर वर्ष जो है वार्षिक परीक्षा लेनी चाहिए, बल्कि छोटा छोटा चैप्टर बना के पढ़ाने से, इसके बाद जब बच्चों को याद होगा तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हर महीने थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ स्ट्रिक्ट नहीं बच्चों के साथ होना चाहिए, उनको व्यवहार से, अच्छे से, उनको डांटना भी नहीं चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा पीटना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्यार से अच्छे से समझाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट बनता है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। अब जैसे देखिए, आस्थावान का मतलब ये होता है कि अपने राष्ट्र के बारे में बताना चाहिए, भारत के बारे में, भारत देश के बारे में बताना चाहिए कि ये भारत देश का तिरंगा है, इनमें 3 रंग होता है, पहला आपका केसरिया रंग साहसी का प्रतीक होता है। यानी कि जितने भी साहसिक होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, सरदार भगत सिंह के बारे में बताना चाहिए, है ना, जो हमारे सेनानी हैं उनके बारे में बताना चाहिए, अपने देश का जो राष्ट्रीय गीत है ना, इन सब के बारे में बताना चाहिए। उन सब का जो है क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पालन का मतलब क्या है, जैसे नहीं होता है नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य होते हैं कुछ जो 11 बताए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। इन सब चीज़ के लिए जो है विद्यार्थी को तैयार करना चाहिए, कुछ नैतिक ज्ञान भी देना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमें कैसा वफादार होना चाहिए, हमेशा अपने राष्ट्र की भले के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। इन सब चीज़ के बारे में जो है बच्चों को जो अच्छे से ज्ञान देना चाहिए। ठीक, अच्छे समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये टॉपिक मतलब जो हम लेंगे, क्यों, इसलिए हम धीरे धीरे इसको लेकर चल रहे हैं, ताकि जो जैसे प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रवेश है, यह जो आपका विषय, यह बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे आराम से समझाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस जो है एनसीईएफ की कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें से क्या सुझाव दिए गए हैं, देखिए, पहला पॉइंट आपका है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हमने पहले ही बताया, यह सब ऐसा पॉइंट है, यह आप कहीं पर जोड़ दीजिए, आपको नंबर नहीं कटेगा। मातृभाषा पर जरूर बल देना चाहिए छोटे बच्चों को। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बन है, शिक्षण सूत्र जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कोई भी आपने उदाहरण लिखा, तो सबसे पहले आप उसको एकदम पूरा अच्छे से चित्र बना के बताइए कि हाँ देखिए ये आपका वर्ग है। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, आप जो है पढ़ाना स्टार्ट किए, मान लीजिए वर्ग और घन, आप घन कर दीजिए और घनाभ, तो या वर्ग और आयत। तो सबसे पहले क्या करें, आप जो वर्ग बनाइए, बताइए बच्चे, देखिए ये वर्ग होता है और ये आयत होता है, तब ना बच्चा जान पाएगा अच्छा ये आयत है जो लंबा वाला है और ये वर्ग वाला आपका वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, उनके सभी विकट एक दूसरे पर 90 अंश पे काटते हैं, ये आपके वर्ग होते हैं, है ना। तब वो बच्चा जान पाएगा अच्छा वर्ग इसे कहते हैं। इसके बाद अगला आपका है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
ये आपका क्या होता है, आयत होता है, तब आप उनको बताएंगे, है ना। पहले उनको दिखा के बताएंगे अच्छे से, उनके दिमाग में उस मूर्ति का जो चित्र बन जाएगा, तब इसके बाद जब आप कहेंगे तब बच्चा खुद एज्यूम कर लीजिएगा, हाँ सर जी जो है वर्ग और आयत की बात कर रहे हैं, वर्ग आयत ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वही बात है, जैसे आप ले गए सभी बच्चों को पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में, तो आप बच्चों से बोलिए आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, गणित पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, कविता पढ़ना, क्या पढ़ना है। तो बच्चे खुद अपना हाथ उठा के बताएंगे, सर जी आज ये वाला पढ़ा दीजिए, सर जी आज वो वाला पढ़ा दीजिए, सर जी आज ये वाला पढ़ा दीजिए, है ना। तो इससे क्या होंगे, बच्चे खुश होंगे, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बच्चे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं, सर जी आज हिंदी पढ़ाएंगे, सर जी आज ये वाली कविता सुनाइए, सर जी आज ये वाली कहानी सुनाइए, है ना। तो इससे बच्चे बहुत क्या होते हैं, खुश होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है, बालकों का चतुर्मुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना चाहिए। अब सजा व पुरस्कार का मतलब ये है, जैसे कोई भी बच्चा बदमाशी किया, कोई गलती किया, उसे उतना ही सजा दें जिससे वो सजा को वो झेल सके, तथा ऐसा ना हो कि उसको आप उतना मार दीजिए कि वो कल से विद्यालय ही आना छोड़ दे। नहीं, उसे बस केवल डांटना चाहिए थोड़ा सा और समझाना चाहिए, नहीं बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब कोई अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, अगर अच्छे से होमवर्क करके आ रहा है, तो उसे पुरस्कार बस उतना ही देना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए, उसका जो है अपने मतलब ऐसा ना कि उसका जो है नहीं होता कि बच्चों को जैसे अगर ज़्यादा थोड़ा सा मतलब सम्मान दे दिया जाता तो अपने मन का हो जाते हैं, मनबड़ हो जाते हैं इस टाइप के थोड़ा बच्चे, तो इतना नहीं होना चाहिए। समय समय बच्चों को डांटना भी चाहिए। ठीक है, जिसके होते हैं बच्चे अनुशासित बने रहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आपका है, NCEF 2005 में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कि भाषा जो है त्रिभाषा फार्मूले को लागू करना चाहिए। त्रिभाषा का मतलब ये होता है 3 भाषा, जैसे आपका एक मातृभाषा हो जाएगा, एक आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज हो जाएगा, तथा और एक जो है एक ऑफिशियल भाषा होगी कोई। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला है आपका, NCEF 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो शिक्षक एक ऐसा सुगमकर्ता होता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया को बच्चे हेतु सहायक होता है। अब जैसे कोई भी सूचना हो तो उसको अर्थ में बदलने में, जैसे मान लीजिए कोई कविता है तो उसको बच्चा पढ़ा तो नहीं समझ पाएगा, केवल उसको पढ़ता चला जाएगा, उसका मतलब वो नहीं जानेगा। लेकिन वहीं शिक्षक जो रहेगा सुगमता पूर्वक उस बच्चे को क्या करेगा, उसको अर्थ को समझाएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है, NCEF 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। अब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण जो शिक्षक का कैसा रखना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सभी बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं गतिविधि के आधार पर क्या करना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए। सबसे पहले देख लेना चाहिए अच्छा बच्चों का लेवल क्या है। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए अब आप शिक्षक हैं तो आपका तो लेवल रहेगा ही अच्छा खासा, अब बच्चे हैं तो बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है बच्चा कमज़ोर है थोड़ा और उससे कम लेवल का जो है पहले जोड़ घटाना बताएं, फिर इसके बाद तब भिन्नों का जोड़ दें, है ना। आप पहले भिन्नों का जोड़ दे देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, पहले आप उसको साधारण जोड़ बताइए, फिर साधारण घटाना बताइए, इसके बाद तब धीरे धीरे भिन्न पर आइए, है ना। इस चीज़ पर बल दिया गया है। इसके बाद अगला है, गणित शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, गणित कैसे बच्चों को समझाना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आपका आरेख सूत्र हुआ, चार्ट हुआ, ग्राफ हुआ आदि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। फाइनल बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित करनी चाहिए। बच्चों को समस्या सुलझाने की क्षमता का भी विकास करना चाहिए। ठीक, इन सब पर बल दिया गया है। इसके बाद अगला है जो है, विज्ञान के दृष्टिकोण से बच्चों को कैसे जो है विज्ञान को कैसे पढ़ाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति क्या करना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट्स का चैप्टर आ गया तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं केवल आप भर भर वैसे पढ़ाते चले जाएंगे, नहीं, बच्चों को बताना चाहिए देखिए हमारे लिए इन्वायरमेंट
यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में सहायक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपका पेड़ पौधे ये सब आपके जो है भूमिका अदा करते हैं। तो इन सब की रक्षा करना क्या है, हमारा दायित्व है। हम लोगों को क्या पेड़ लगाना चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या करते हैं, उससे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी कि पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जल का भी संरक्षण करना चाहिए। इन सब के बारे में भी क्या करना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, ना कि केवल किताबी ज्ञान बस वही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है विज्ञान शिक्षा बच्चों में रचनात्मक व जिज्ञासा संपोषित करने वाली हो। जैसे बच्चों को यानी कि रचनात्मक मतलब करके जो है थोड़ा कुछ उसका प्रयोग करके बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कोई भी नियम हुआ उसको उदाहरण के साथ मतलब बताना चाहिए, जिससे बच्चों की जिज्ञासा क्या हो, शांत हो सके या जिज्ञासा उनके अंदर और बढ़े। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला आता है आपका शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ चर्चा की रूपरेखा 2009। अब NCFT 2009 में आया। यह आपका शिक्षक के लिए है कि शिक्षक को भी कैसे तैयार करना चाहिए इस नीति से, कि वह शिक्षक जो है बालक से कैसे जो अच्छे से जो है व्यवहार करके अच्छे से पढ़ाए। ठीक, यह शिक्षक के बारे में यह जो है नियम आया था। तो क्या नियम आया था कि NCF इस मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम 2009 में निर्धारित सिद्धांतों ने शिक्षा पर परिवर्तन कर दिया, जिससे शिक्षक के उत्तरदायित्व में वृद्धि कर दी गई, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही आ जाता है। शिक्षा व्यवस्था में त्रुटियों के लिए बालक जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि शिक्षक को माना जाएगा कि शिक्षक जिम्मेदार है। अगर शिक्षक को अगर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब यह नीति फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा बल दिया गया है कि शिक्षक के ऊपर जो है बल दिया जाएगा। अगर बच्चों को नहीं कुछ आ रहा तो इसका मतलब शिक्षक के अंदर वो कमी है, ना कि बच्चे के अंदर वो गलती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षक का दोष दिया जाता है। इस नियम में, इस समिति में जो है यही जो है बताया गया है। इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं। NCFT 2009 के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला आपका उद्देश्य हुआ जिम्मेदार नागरिक एक होता है। शिक्षक क्या होता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। कैसे बनता है, शिक्षक और छात्रों के बीच क्या करता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे बालक के विकास में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा सके। जब बताइए अगर मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा तभी तो बच्चा अपना सारा कुछ अपना बात कह सकेगा शिक्षक से, और शिक्षक उसे तब अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व करेगा, कोई समस्या रहेगी, है ना। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट बनता है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान, यानी कि शिक्षक को ज्ञान देते समय ऐसा ज्ञान दे जो वास्तविक जीवन से क्या हो, संबंधित हो, ना कि पाठ्य पुस्तक पर ज़्यादा बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, जो आपका दैनिक जीवन से संबंधित हो, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है भाषा की गहरी समझ होनी चाहिए, जिससे शिक्षण के दौरान भाषा एक सशक्त भूमिका निभाता है। अब जैसे मान लीजिए भाषा आपको, बच्चे को क्या आ रही है, हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो क्या उसका कोई मतलब बनेगा। आपको भी जो है हिंदी में बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि गहरी समझ भाषा का बच्चे क्या है हिंदी पर पकड़ बनी है। तो अगर आप हिंदी में बताएंगे तो बच्चा क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से सीखेगा। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे और बच्चा कोई समझ ही नहीं पा रहे तो कोई मतलब बनेगा उसका, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला है वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान देना चाहिए। जैसे बालकों को प्रशिक्षण हेतु विद्यालय में कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों का भी ज्ञान देना चाहिए, जिससे वह बालक के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को एक शिक्षक जो क्या कर सके, दूर कर सके। ठीक है, जैसे बालक के अंदर कौन सी समस्या और आ रही है, मान लीजिए रास्ते में जा रहा है तो रास्ते में कैसे जाना चाहिए, दाएं पटरी पर जाना चाहिए कि बाएं पटरी पर जाना चाहिए, इन सब के बारे में भी शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक को बताना चाहिए। शिक्षक का एक दायित्व बनता है कि उनके जो वास्तविक परिस्थितियां में भी जो है क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो बड़े से क्या करना चाहिए, जो है
पैर छूना चाहिए, ठीक है, और हमेशा रेड लाइट देखें तो जो रुक जाना चाहिए, ग्रीन जब लाइट जले तो चल देना चाहिए, है ना। तो इन सब सिग्नलों के बारे में हमें बताना चाहिए, कुछ यातायात नियम बताना चाहिए, है ना, कुछ सामाजिक नियम बताना चाहिए, जिससे बालक का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, ना कि केवल ज्ञान किताबी ज्ञान, ठीक है। इसके बाद आपका अगला बनता है NCERT 2009 की आवश्यकता महत्व का क्यों पड़ा। पहला आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए, यानी कि सभी को शिक्षा जो है पहुंचनी चाहिए सभी तक। दूसरा पॉइंट इसका समाज को परिवर्तन करने के लिए। और तीसरा पॉइंट आपका बनता है शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए। और चौथा पॉइंट आपका बनता है नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए जो है यह नई शिक्षा नीति जो है आई थी, जो शिक्षक को क्या करेगा, एक तैयार करेगा कि किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देना है, ठीक। तो ये आपका 35 से लगभग 30 से 35 मिनट आपका क्लास हुआ। इसमें हमने क्या किया, 3 चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दिया। 3 से 4 चैप्टर हो चुका हुआ। तो कैसे 3 से 4 चैप्टर देखिए, एक आपका देखिए कौन सा हो गया, एक आपका ये चैप्टर हो गया शिक्षा है तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा, एक आपका ये चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर आपका हो गया, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका बनता है यशपाल समिति। इसके बाद चौथा चैप्टर आपका बनता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसके बाद आपका 5वां चैप्टर बनता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो मान के चलिए कुछ नहीं तो 4 से 5 चैप्टर आपका हम क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं अच्छे से। वैसे हम धीरे धीरे बताएं, अगर आपको नहीं समझ में थोड़ा सा कहीं पे आया होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक, या दोबारा एक बार आप वीडियो नहीं समझे 2 बार आप देख लीजिएगा, 2 बार नहीं समझे 3 बार देख लीजिएगा। और इसका PDF हम क्या करेंगे, अभी हम इनकार्नेशन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए हम ये शॉर्ट नोट्स बनाए, ना कि बहुत ब्रॉड स्तर पे, बस DLED में कितना पूछेगा बस इसी में से जो है लिख देना, ऐसे ही जितना पॉइंट हम लिख देंगे इतना फादिल है आप पेपर के लिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा।